प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए उत्तर मुगल काल लेकर आए हैं। वो समय जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर की मृत्यु होती है 1707। 1707 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसके 3 लड़कों में उत्तराधिकार के लिए होता है और उसका जो बड़ा बेटा होता है मुअज्जम, ये गुरु गोविंद सिंह और मुअज्जम दोनों जो है एक साथ मिलकर उत्तराधिकार के युद्ध में जहांगीर के अन्य 2 पुत्रों को पराजित कर देते हैं और यही मुअज्जम 1707 में गद्दी पर बैठता है और 1707 से 1712 तक ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करता है। मुअज्जम का ही नाम बहादुर शाह प्रथम है। 1707 से 1712 तक शासन करता है। ये वो टाइम पीरियड आ गया मुगल वंश में। मुगल वंश के पतन की ओर मुगल वंश चल पड़ा। कारण ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनके अधीन जितने सूबे हैं वो धीरे धीरे स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी विस्तारात्मक नीति लगानी शुरू कर दी। इन 2 कारणों से जो है यहाँ से मुगल वंश जो है पतन की ओर चल रहा है। 1707 से 1712 तक शासन संभाला बहादुर शाह ने और 1712 से 1713 तक ये शासन संभाला जहांदार शाह। इतिहास में इसी व्यक्ति को लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख। जहांदार शाह के विषय में इतिहास में एक महिला का जिक्र हुआ जिसे लाल कुमारी एक वैश्या थी और इस वैश्या को जहांदार शाह के शासन में हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार था। तो जहांदार शाह को 2 बातों के लिए इतिहास में जिक्र इसका आएगा। 1 साल शासन करता है 12 से 13 तक। प्लस में इसकी विशेषता यह है कि ये व्यक्ति जो है प्रभाव में रहता है लाल कुमारी की, जिस कारण से लाल कुमारी के देश में हस्तक्षेप का अवसर मिलता रहता है। 1713 से 1719 तक शासन संभालता है फर्रुख सियार मुगल वंश का वो शासक है जो अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार का अवसर प्रदान करता है। इसे इतिहास में घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर। अपने 6 वर्ष के शासन में ये महत्वपूर्ण इस बात के लिए जाना जाता है कि अंग्रेजों को व्यापार का स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है, जिस कारण से अंग्रेज अपनी सैनिक, व्यापारिक और कूटनीतिक 3 प्रकार की नीतियों को एक साथ भारत में लागू करने में सफल हुए। इसके पश्चात 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष भी नहीं कहेंगे, कुछ माह के लिए 1719 में कुछ माह के लिए रफी गद्दी पर बैठता है और इसके कुछ ही समय पश्चात 1719 से 1748 तक गद्दी पर बैठता है रंगीला बादशाह उर्फ मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इस व्यक्ति को दरबार में निर्वस्त्र महिलाओं के संदर्भ बेहद पसंद थी। इस कारण से इसको रंगीला बादशाह कहा गया। इसके टाइम पीरियड में ही भारत पर, इसी के शासनकाल के दौरान भारत पर 1736 में आप दिल्ली पर भी कह सकते हैं नादिर शाह का हमला हुआ। ये ईरानी शासक था और इतिहास में इसको ईरान का नेपोलियन कहा गया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमले की योजना बनाई तो ये गुप्तचरों द्वारा मोहम्मद शाह को यह सूचना भेजी गई कि नादिर शाह भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण की योजना बना रहा है और हम इसके विरुद्ध कोई अभियान चलाएं,
हम अपनी सेना को तैयार कर लें कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करे तो हम इसे रोक लें। लेकिन क्योंकि ये विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था मोहम्मद शाह, तो इसने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब तक इसने सोचा कि शायद दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेगा, जब तक नादिर शाह दिल्ली से पंजाब, अपने ईरान से पंजाब तक पहुंचता है, तब तक इसकी नींद खुलती है मोहम्मद शाह की, और पंजाब में ये नादिर शाह से लड़ने के लिए अपनी सेना को भेजता है। और पंजाब के युद्ध में एक तरफ हो जाता है नादिर शाह और दूसरी तरफ आपका हो जाता है मोहम्मद शाह की सेना, यानी कि मुगल सेना। और इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हो जाता है। जब नादिर शाह विजय होता है तो विजय होने के पश्चात ही मोहम्मद शाह नादिर शाह को 5 लाख रुपए, 5 लाख चांदी के सिक्के भेजता है, और साथ में निवेदन करता है सिक्कों के साथ में कि आप ये सिक्के लो और भारत से दिल्ली से वापस लौट जाओ, दिल्ली की तरफ कुछ न करें। नादिर शाह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने कभी इतना धन अपने जीवन में नहीं देखा होता, और वो वापस लौटने की योजना बना लेता है। लेकिन जब वो वापस लौटने की योजना बना रहा होता है तो तभी नादिर शाह के पास एक प्रस्ताव आता है अवध के नवाब का। अवध का नवाब उसे प्रस्ताव भेजता है कि जो व्यक्ति आपको दिल्ली में आने के 5 लाख सिक्के दे रहा है, अगर आप यहां तक पहुंचे गए और दिल्ली पर आक्रमण कर दे तो आप अकूत संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। और यहां से नादिर शाह का मन पलट जाता है कि भाई सही कह रहा है, यहां तक पहुंच गया हूं तो क्यों ना दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। और 1736 में ये दिल्ली पर आक्रमण करता है। इतिहासकार कहते हैं 50 दिन की अंधी लूट करता है, बड़ी संख्या में कत्लेआम, महिलाओं का बलात्कार, 70 करोड़ से अधिक की संपत्ति, प्लस में तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरा। इससे पहले कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर हीरा नहीं था, उससे पहले आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उसे बाबरी हीरा कहा गया था। जब वो बाबर को मिलता है तो उसे बाबरी हीरा कहा गया। तो लेकिन ये हीरा बाद में आप पहुंचेंगे तो इसे कोहिनूर का नाम दिया है नादिर शाह ने। नादिर शाह ने इसको कोहिनूर हीरा कहा। तो इतिहास में सवाल बनेगा कि किस शासक ने कोहिनूर हीरे को नाम दिया? वो कोहिनूर हीरा नाम दिया है नादिर शाह। नादिर शाह को मैंने आपको बताया था कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहने का फैक्ट ये है कि जैसी नादिर शाह की युद्ध नीति थी, ऐसी ही गुप्त शासक समुद्रगुप्त की युद्ध नीति थी, और ऐसी ही युद्ध नीति थी फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट की। इन तीनों की कुशल युद्ध नीति में समानता पाते हुए इतिहासकारों ने इसे ईरान का, समुद्रगुप्त को भारत का, और फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था इन्हें नेपोलियन का। ठीक है, इसने युद्ध में आक्रमण किया, 50 दिन तक लूट की, और लूट कर वापस ईरान लौट गया और अपने साथ ले गया तख्ते ताउस। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो था वो मोहम्मद शाह था। अंतिम शासक है जो तख्ते ताउस पर बैठता है। ठीक है बच्चों, नादिर शाह वापस लौट गया। नादिर शाह की मृत्यु हो गई 1748 में। नादिर शाह की मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और इधर रंगीला बादशाह उर्फ मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात 1748 में ही मुगल वंश में भी अहमद शाह गद्दी पर बैठा। ध्यान रखिएगा, दोनों अहमद शाह है। उधर अहमद शाह अब्दाली बैठा और इधर अहमद शाह। और अहमद शाह अब्दाली ने भी अपने, ये अहमद शाह जो अब्दाली है ये नादिर शाह का सेनापति है। इसने भी नादिर शाह की तरह दिल्ली पर लूट का योजना बनाई और 1748 में युद्ध लड़ा गया। इसको कहा जाता है शाह बनाम शाह युद्ध, या अहमद शाह बनाम अहमद शाह युद्ध। और इस युद्ध में विजयी हुआ
अहमद शाह जो मुगल है ये विजयी हुआ और वापस लौट गया अहमद शाह अब्दाली। तो ये प्रथम आक्रमण है अहमद शाह अब्दाली का। तो आपसे पूछ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में हुआ था? आपको नाम से याद रहने से ये अहमद शाह के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, 1748 से 1752 तक शासन रहा अहमद शाह का। 1748 से 1752 तक। 1752 के पश्चात गद्दी पर बैठा। 1752 से 1759 तक गद्दी पर बैठा आलमगीर। ओके, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर पहले भी एक आलमगीर आ चुका मुगल वंश में, ठीक है। ये आलमगीर द्वितीय है 1752 से 1759 तक। इतिहास में आलमगीर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आलमगीर के समय में भारत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और वो ऐतिहासिक परिवर्तन इतिहास में याद किया जाएगा प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। आपसे सवाल पूछेगा कि जब भारत में प्लासी का युद्ध हुआ उस समय दिल्ली की गद्दी पर अथवा मुगल शासक में किस शासक का शासन था? तो ये व्यक्ति है आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध होता है, ये युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रहेगा प्रथम अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1757 के इस युद्ध का इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि भारत में होने वाली एक सत्ता का परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि अब शासक जो है भारत में शासक की कमान जो है वो अंग्रेजों के हाथ में है। जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध जहां मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव रखता है, ऐसे ही प्लासी के युद्ध में मुगलों को समाप्त करके, मुगलों को हो या भारत में मुस्लिम शासन को समाप्त करके अंग्रेज अपने को आधार प्रदान करते हैं। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों को विजय दिलाता है। इसके विजयी होने के 2-3 कारण महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसका सेनापति है मीर जाफर। ये धोखा कर लेता है, गद्दारी कर लेता है किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, सिराजुद्दौला के साथ। ये सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, जा मिलता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ अपनी सेना में। प्लस में इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के पास बंदूकें थी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के पास थे तलवारें। तो इन 2 कारणों से ये युद्ध मात्र 1.5 घंटे में समाप्त हो गया। स्थानीय जनता का इस युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भारत की जो स्थानीय जनता थी वो इस विचार में थी कि या तो क्लाइव जीत जाओ, हमें जब भी कोई नुकसान नहीं, और सिराजुद्दौला जीत जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ ये कि अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित करने के पश्चात बंगाल पर अधिकार कर लिया पहली बार अंग्रेजों ने, और यहाँ बंगाल की गद्दी पर अपनी कठपुतली मीर जाफर को बैठा दिया। ठीक है, बंगाली गद्दी पर 1757 में बैठा दिया मीर जाफर को। ये मीर जाफर जो है ये अंग्रेजों की कठपुतली है, अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार के अधिकार, भारत से होने वाली लूट के अधिकार से प्रदान करती है। इधर आगे बढ़ते हैं, मुगल वंश में आलमगीर गद्दी पर बैठा 1757 से 1759। 1759 से 1806 तक गद्दी पर बैठेगा शाह आलम। शाह आलम द्वितीय का जिक्र करना भी जरूरी है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध भारत में। अब यहां तक आते आते मुगल जो है ढलान पर आ गए और मुगल वंश या दिल्ली की गद्दी जो थी कमजोर शासकों के अधीन थी। दिल्ली की गद्दी को लेकर 2 शासकों पर ठन गए।
एक भारत में प्रभावशाली हो चुके मराठों और दूसरे अहमद शाह अब्दाली, उसकी भी निगाह दिल्ली की गद्दी पर थी। अहमद शाह अब्दाली ने सोचा था कि अगर मैं दिल्ली पर अधिकार कर लेता हूं तो मेरे लिए उत्तर भारत पर अधिकार करना और उसके साथ साथ मध्य भारत पर अधिकार करना आसान हो जाएगा। तो इस महत्वाकांक्षा को लेकर ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली के टाइम पीरियड में ही दिल्ली की गद्दी को आधार बनाकर युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध जो है शाह आलम जीतने के टाइम पीरियड में हो रहा है, इसलिए मैंने इसका यहां जिक्र कर लिया। आधार बनाया गया दिल्ली की, यानी कि मुगलों को आधार बनाकर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। एक तरफ हो गए मराठी और दूसरी तरफ हो गया अंग्रेज गवर्नर, सॉरी अंग्रेज नहीं, अहमद शाह अब्दाली। मराठों की जो कमान थी वो थी बाजीराव और इस तरफ आपका अहमद शाह अब्दाली। मराठों को दो व्यक्ति, एक जाटों का, जाट भी कहां, भरतपुर रियासत, और एक अवध के नवाब। इन दो व्यक्तियों का आश्वासन मिल गया मराठों को कि हम उत्तर भारत में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध आपको मदद करेंगे। और ऐन मौके पर भरतपुर की जो रियासत संभालने थे वो संभालने थे महाराजा सूरजमल। महत्वाकांक्षा को लेकर, दिल्ली की गद्दी को लेकर सूरजमल, अवध के नवाब और बालाजी बाजीराव, इनकी आम सहमति नहीं बनी इस बात पर कि हमारा दिल्ली पर क्या अधिकार रहेगा और दिल्ली से हमें क्या हिस्सा मिलेगा। इस आम सहमति के कारण पीछे हट गए भरतपुर के जाट और अवध के नवाब। जब इन तीनों की संगठित सेना थी तब अहमद शाह अब्दाली बहुत कमजोर नजर आया, लेकिन जैसे ये दोनों पीछे हटे तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह से रोका। इतिहासकार लिखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने 30,000 से अधिक मराठों की हत्या की। इस ऐतिहासिक युद्धों में सबसे अधिक व्यक्ति मरने वाला एक युद्ध है, इससे अधिक संख्या में लोग नहीं मरे। इतिहासकार लिखते हैं कि मराठवाड़ में प्रत्येक घर में एक चिता जली थी इस टाइम। ये इतना भयंकर युद्ध। इधर अहमद शाह अब्दाली प्रभावशाली हो गया और दिल्ली की गद्दी को लेकर उसकी महत्वाकांक्षा कई हद तक फलीभूत होने लगी थी। लेकिन इसी बीच एक काम हुआ। इसी बीच एक काम क्या हुआ? इसी बीच एक काम हुआ कि जिस मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था, इसका पुत्र हुआ मीर कासिम, और मीर कासिम अपने पिता के पश्चात गद्दी पर बैठा। और 1764 तक आते आते इसमें और अंग्रेजों में मतभेद हो गए, क्योंकि मीर जाफर तो अंग्रेजों का कठपुतली था। जैसा अंग्रेज कहते थे ऐसा मीर जाफर मान रहा था। लेकिन जब मीर कासिम आया तो वो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को ठीक ठाक समझना शुरू कर दिया। और उसने क्या काम किया? उसने शाह आलम द्वितीय, कौन है उस समय का मुगल है, अपने साथ ले लिया। अवध के नवाब, ये तो मुगल हो गया, अपने साथ मिला लिया अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और श्रम हो गया मीर कासिम। मीर कासिम, ये तीन व्यक्ति हो गए एक तरफ, और इनके सामने आ गया अंग्रेज गवर्नर हेक्टर मुंडो, और इन तीनों को लेकर लड़ा गया बक्सर का युद्ध 1764। अब ऐसा नजर आ रहा था कि इस बार अंग्रेजों के पैर उठेंगे और ये तीनों मिलकर अंग्रेजों को पराजित कर लेंगे। लेकिन बेहतर युद्ध कौशल के साथ हेक्टर मुंडो ने तीनों को पराजित कर दिया।
और बंगाल पर अपना पूरा आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिया। जो बंगाल मीर कासिम के आधिपत्य में स्वतंत्र होने का या अंग्रेजों से मुक्त होने का या स्वतंत्र शासन का सपना देख रहा था, वो इन तीनों के पराजित होने से ऐसा लगा कि जैसे उत्तर भारत में ऐसी कोई महाशक्ति बची नहीं जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस कारण से अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करा। बंगाल से स्वतंत्र व्यापार के मार्ग खोजे और बंगाल से जबरदस्त तरीके की लूट शुरू कर दी और अपने देश बेटा। ठीक है बच्चों, इसी के टाइम पीरियड में साल हम बात तो बोलो कर रहे थे, फिर पहुंच जाते हैं साइड में कहीं और। तो इसी के टाइम पीरियड में एक काम हुआ 1803 में। अंग्रेज कहाँ छोड़ने वाले थे भाई, क्योंकि ये भी बक्सर के युद्ध में शामिल था। तो अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार के साथ साथ क्या किया, जो शाह आलम था इसे अपना पेंशनर बना दिया कि अब तू कोई राजा नहीं, तू कोई दिल्ली का बादशाह नहीं, अब तू हमारा पेंशनर है, हम तुम्हें निश्चित पेंशन देंगे और तुझे ना कोई सैनिक इंटरफेयर करना है, ना तुझे व्यापारिक इंटरफेयर करना है, बस तू नाम का मुगल शासक रहेगा, बाकी तू हमारा पेंशनर रहेगा। प्लस में ये भी कि ये अब जो पद था बादशाह का या दिल्ली के शासक का, ये केवल एक पद बना दिया गया, ये पद रहेगा और आगे ये पद किसको दिया जाएगा ये भी तय हम ही करेंगे। अंग्रेजों ने ये बात सारी की सारी शाह आलम को सुनिश्चित कर, यानी कि 3 साल तक 1803-1806 तक रहा शासक, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा मनोनीत था। ठीक है, अब अगर क्योंकि पहले से शासक था, एक्सेप्टेड सवाल ये बनेगा कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया प्रथम शासक कौन होगा। तो इसी के पश्चात इसी का पुत्र आया, नाम है अकबर द्वितीय। ये 1806 से 1837 तक दिल्ली में एक मुगल शासक के तौर पर गद्दी पर मनोनीत किया गया। ये प्रथम शासक है जिसे अंग्रेजों ने नियुक्त किया। तो आपसे एक्सेप्टेड सवाल बनेगा, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम शासक कौन बना बच्चों? अकबर द्वितीय। एक्सेप्टेड क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रथम शासक, क्योंकि ये इन्होंने पद नाम बना दिया, अब ये केवल एक पद रह गया। इस कारण से इस पद पर नियुक्त किया गया अकबर द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा। अकबर द्वितीय को एक बात के लिए और इतिहास में जाना जाता है, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, इसलिए भी इतिहास में इसको जाना जाता है। ये वो समय आ गया कि अब दिल्ली के शासक केवल पेंशनर है, इसके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह, इसको बहादुर शाह या जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1837 से 1857 पेंशनर था, पेंशन के तौर पर ही कार्य कर रहा था, लेकिन इसके 1857 के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1857 में अंग्रेजों द्वारा अपने युद्ध कौशल को और अत्यधिक विकसित करने के लिए, अपने हथियारों को अत्यधिक आधुनिक बनाने के लिए एक नई राइफल लाई गई। उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। 1857 में भारत में आई इनफील्ड राइफल। ये इनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाला जाता था वो पुराने कारतूस की तुलना में आधुनिक था। इससे पहला जो कारतूस था उसमें ये होता था कि बारूद अलग से डालना होता था, गोली अलग से डालनी होती थी और फिर उसे पुश करना होता था उसके अंदर और तब फायर होता था। तो इसमें क्या किया गया कि एक कंबाइंड पैकेज आया जिसके अंदर बारूद भी है और गोली भी है। उस कंबाइंड पैकेज को बस आपको ऊपर से एक तरफ से काटना है, उसके अंदर डालना है और लगा के फायर करना है। तो ये बहुत आसान और फास्ट थी पहले हथियारों की तुलना में लोड करना, क्योंकि युद्ध भारत में अंग्रेजों की एक आवश्यकता थी। भारत के स्थानीय राजाओं पर दबाव बनाने के लिए, उनके विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने हथियारों को आधुनिक बनाए रखने के लिए इनफील्ड को उतारा। और जब उनकी सेना में भारतीय भर्ती हो चुके थे 1857 तक, तो 1857 में जब ये कारतूस आया तो इस कारतूस की एक समस्या थी कि इसकी ऊपरी लेयर को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए, ताकि वो हार्ड ना हो जाए, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए उस पर मांस या चर्बी का प्रयोग किया। मांस या चर्बी को ग्रीस की तरह उसके लेयर पे प्रयोग किया, नरम बनाए रखने के लिए।
इसे काटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था कि अगर काटने के लिए चाकू रखो या मुंह से उसे काट दो, क्योंकि वो सॉफ्ट होगी काफी। तो जब भारतीयों को ये पता चला कि इसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है और चर्बी भारत में आसान थी, एक सुअर और एक गाय, इन दोनों के मीट से उपलब्ध करा, तो भारतीय लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आज भी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो हिंदुओं को तो ये भय होगा कि कहीं वो गाय की चर्बी से न बढ़ा, और मुसलमानों को सुअर की चर्बी का, दोनों के लिए उसे अपने मुंह से लगाना आराम था। इस कारण से मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई, और इस मेरठ की क्रांति में 12वीं और 11वीं बटालियन ने जो है अंग्रेजों का विद्रोह किया। यहाँ अंग्रेजों के कुछ व्यक्तियों को मारा गया मेरठ में, और यहाँ से ये 10 से 12 मई को ये लोग पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली में दिल्ली की गद्दी पर अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर शासन कर रहा था। इन्होंने बहादुर शाह जफर को विश्वास में लिया और कहा कि हम आपके सानिध्य में आपको अपना नेता मानते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर को लगा कि यार अवसर आ गया फिर हमको स्वतंत्र कराने का, एक ट्रेंड सेना तेरे पास है, 2 बटालियन तेरे पास है। बहादुर शाह जफर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और इस विद्रोह में 1897 विद्रोह में बहादुर शाह जफर एज ए नेता सम्मिलित हुआ। आप देखेंगे उत्तर भारत में बहुत सारे 1857 के विद्रोह में, जब मैं विद्रोह आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी रियासतें शामिल होगी, लेकिन इनमें से एक बहादुर शाह जफर था। 1857 के विद्रोह को 2 ही दिन में अंग्रेजों द्वारा दबाया गया, और बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा देकर भेज दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से अंतिम मुगल का भारत से समापन हो गया, और यहाँ अंग्रेजों ने अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। 1757 से 1857 यानी कि 100 साल के टाइम पीरियड में अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य रहा भारत से लूट और अपने आप को यहाँ मजबूती से स्थायित्व प्रदान करना, साथ साथ यहाँ की रियासतों को दबाना। इस बीच उन्हें सफलता मिली और दिल्ली पर जो उनका पूर्ण स्थायित्व हो गया, अंतिम मुगल को गद्दी से निरस्त कराकर विद्रोह को आधार बनाकर। ठीक है, तो कल के हम लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम आपसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक फिर भी किसी और को डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।